नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकुओं, हम लोग जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए कराएंगे आपके सिलेक्शन को पक्का। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कानपुर, लखनऊ, मैसूर, कटक। तो दलहन और चीनी दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? कानपुर में स्थित हैं। लखनऊ में क्या है? केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र या फिर केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। मैसूर में क्या है? खाद्य अनुसंधान केंद्र। और कटक में क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, कटक, उड़ीसा। तो हमारा आंसर हो गया कानपुर। आगे आइए, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य आप लोग जानते हैं कि ये संविधान के भाग 4 क में बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो मूल कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में 11 हैं। मैंने बताया आपको, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में जोड़े गए हैं बाद में। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 51A है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे, रूस से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है। और 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन अगर पूछा जाता है तो। आगे आइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। तो विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है और इसका नाम है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। जल में घुलनशील अगर विटामिन पूछे जाते हैं तो वो कौन है? बी और सी। ये दोनों विटामिन जल में घुलनशील है। बाकी बचे हुए ए, डी, ई के सब क्या है? वसा में घुलनशील। ठीक है, वसा यानी तेल वगैरह में घुलनशील। ठीक है, और इनका स्रोत क्या होते हैं? खट्टे फल। इनकी कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी। अगर मसूड़ों में किसी का खून आता है तो वो किसकी कमी से आएगा? विटामिन सी की कमी से आता है मसूड़ों में खून। तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका नाम है। बी और सी विटामिन जो है जल में घुलनशील विटामिन है, खट्टे फलों में ये पाया जाता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आय होनी चाहिए 25 वर्ष। यहीं पर हम सारी देख लेते हैं। देखिए, एक बार पूछा गया था कि जो पंचायत का चुनाव है उसको जो है लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो उसके लिए कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। तो ग्राम प्रधान या पंचायती चुनाव लड़ने के लिए जो है 21 वर्ष होनी चाहिए उम्र। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। तो ये सारे का सारा आपके सामने यहीं पर है, इसे जरूर याद कर लेना। ग्राम प्रधान 21 वर्ष, लोकसभा और राज्यसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है, और एक और चीज़, पहले जो है उम्र 21 वर्ष थी वोट डालने की, बाद में 18 वर्ष कब करी गई? तो 61वें संविधान संशोधन में जो है उम्र घटा करके कितनी कर दी गई थी? 18 से 21 वर्ष। ये पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन में? 61वें संविधान संशोधन में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे तो उन्होंने रेडियो से प्रसारण किया था 1944 को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से महात्मा गांधी को देश का पिता या कहें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी और उनसे आशीर्वाद मांगा था। तो लोग कुछ भी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ऐसा सोचते थे, दरअसल सारे नेता जो हमारे आज़ादी में जिन लोगों ने भाग लिया उनके थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, परंतु उनका उद्देश्य और चीज़ें एक ही थी और वे एक दूसरे का सम्मान भी करते थे। जैसे आजकल के नेता हैं वो अपनी राजनीति के लिए कुछ भी करते हैं, पर वो ऐसे नहीं थे। तो कुछ लोग जैसे बातें करते हैं, गांधी जी ऐसे थे, वो उनको बचा सकते थे, भगत सिंह को, पर ये सारे लोग आपस में एक दूसरे का बहुत सम्मान करते। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के मतभेद हैं तो उसमें आप मत उलझिए। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा 1944 में सिंगापुर रेडियो स्टेशन से। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो इनसे रिलेटेड बस ये समझिए कि सरदार पटेल को सरदार की जो उपाधि है ये कब मिली थी? बारदोली जो है सत्याग्रह उसके बाद दी गई थी, वहाँ की महिलाओं ने दी थी। और गांधी जी ने ही आकर के इनको बताया था कि तुम्हें जो है वहाँ की महिलाओं ने सरदार कह के बुलाया। तो सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली आंदोलन के बाद मिली थी।
कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? हैजा, मलेरिया, टीबी। अब देखिए यहाँ पर तपेदिक, टीबी, यक्ष्मा, ये तीनों एक ही के नाम होते हैं, टीबी के, ठीक है। तो दूषित जल से होता है हैजा, ठीक है। हैजा क्या होता है? उल्टी दस्त जो लग जाते हैं उसको हैजा बोलते हैं, ये दूषित जल के सेवन से होता है। और ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो हैजा दूषित जल के सेवन से होता है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है जन्म होता है और इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस की तरह मनाते हैं। और 25 दिसंबर को जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है और इस दिन जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 11 जुलाई को क्या है? जनसंख्या दिवस। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस। 31 अक्टूबर एकता दिवस। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है। उन्होंने पूरे देश की जो है रियासतों का एकीकरण किया था, तो इसलिए एकता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। ये वाजपेयी जी का जन्मदिन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो हमारा आंसर होगा इसका 11 जुलाई। बहुत बार पूछा जाता है ये। आगे चलिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाकिर हुसैन का संबंध, ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है, हुसैन से पकड़िए हुस्न, उसका हुस्न बला का है, ठीक है। तो तबला से संबंधित है। इसमें वैसे बला पकड़ लिए, हुस्न यानी जो शारीरिक बनावट होती है उसको बोलेंगे, ठीक है। तो उसका हुस्न बला का है, ठीक है। बला यानी खूबसूरत है। आगे देखिए यहाँ पर और लोगों को, तबला बला जाकिर हुसैन, सितार रविशंकर, यानी रै और रै इसमें आ रहा है। सरोद, देखिए अजमल नहीं है, ये अजमद अली खान है। तो सरोद वादक कौन है? अजमद। ये द और ये द याद रखिए, इसी से हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। बांसुरी चौरसिया, तो इसको याद करने का तरीका है कि जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते तो वो एकदम जो है उससे रस निकलता था, या रसिया बन जाते थे एक तरीके से। रसिया का मतलब होता है जिसकी बातें थोड़ी मीठी होती हैं, ठीक है। तो बांसुरी चौरसिया यानी चारों तरफ जो है रस फैल जाता था जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। पन्नालाल घोष, ये भी बांसुरी वादक हैं। तो देख लीजिए, तबला उस्ताद जाकिर हुसैन, सितार रविशंकर, सरोद अजमद अली खान, बांसुरी चौरसिया और पन्नालाल घोष। तो जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं? जो है तबला से। मधुशाला किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है? तो मधुशाला बहुत ही फेमस है। ये किसकी है? बच्चन, अमिताभ बच्चन के पापा थे हरिवंश राय बच्चन, उनकी जो है कविताएं क्या है? मधुशाला, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को हमारे भारत में पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि के लिए। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। तो ये मधुशाला से ली गई कुछ कविताएं हैं, कविताओं का हिस्सा है ये, मधुशाला का कह सकते हैं। ये जो है, ये मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो कहने का मतलब है, मधुशाला का मतलब ये नहीं है कि शराब खाने जाने के लिए, इसका बस सार इतना है कि लोग अलग अलग रास्ते पर भटकते रहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कोई एक रास्ता पकड़िए आप, उसी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अलग अलग रास्तों से जाएंगे नहीं पहुंच पाते, एक पकड़िए, उस पर विश्वास करिए, पहुंच जाएंगे। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो अफ्रीका में जो एक डैम बनाया गया है, उससे जो झील बनी है उसका नाम है नेस्सार झील। नेस्सार झील, नेस्सार झील जो है मिस्र के जो राष्ट्रपति थे उनके नाम पर बनाई गई। देखिए ये नेस्सार नस्सार ये ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कोई कैसे लिख देता है कोई कैसे। आसवान बांध नील नदी पर बनाया गया है और जो झील बनी है उसका नाम है नेस्सार झील। नेस्सार कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। थोड़ा समझ लेते हैं इसको, देखिए मैप में, ये जो मैप दिखाई दे रहा है ये तो है देखिए एशिया, ठीक है। ईरान दिखाई दे रहा है, अरब दिखाई दे रहा है, और ये क्या कहलाएगा? पूरे का पूरा ये कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पर जो देश है उसे कहते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अफ्रीका में अंतर है। अफ्रीका महाद्वीप ये पूरा है और ये जो देश है इधर इसे कहते हैं दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर यहाँ बीच में से गुजर रही है कौन? जो विषुवत रेखा, और इधर से ऊपर से निकल रही होती है इसके जो है कर्क रेखा, नीचे से जा रही होती है मकर रेखा। तो कहने का मतलब है एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो यहीं पर एक यानी विषुवत रेखा जो है बीच में 0 डिग्री वाली, इस पर एक झील स्थित है विक्टोरिया झील, उससे निकलती है नील नदी,
उस नील नदी पर बना हुआ है आसवान बांध, और उससे जो झील निर्मित है उसे कहते हैं नैसार झील। अब देखिए ये रहा, ये जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील किस पर स्थित है? विषुवत रेखा पर स्थित है। यहाँ से निकलती है नील नदी। नील नदी दरअसल दो नदियों के बनने से मिलती है, एक है श्वेत नील और एक है नीली नील। ये खार्तूम नामक जगह पर मिलते हैं सूडान में, और उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है नील नदी। तो जो विक्टोरिया झील से निकलती है वो श्वेत नील है, यानी सफ़ेद नील है। जो इधर इथोपिया से निकलती है उसे नीली नील कहते हैं, ठीक है। ये खार्तूम में दोनों मिल जाती हैं, उसके बाद इसका नाम हो जाता है नील नदी। नील नदी को मिस्र का जो है वो भी बोला जाता है कि मिस्र का वरदान भी है एक तरीके से, ठीक है। और यहीं पर जो है बना हुआ है आसवान बांध, ये आप देख पा रहे हैं आसवान बांध कहाँ पर है? ये मिस्र में बना हुआ है। इसलिए इससे जो निर्मित झील है उसे क्या बोला जाता है? नेसार झील, ठीक है। नेसार झील यहाँ पर देख भी पा रहे होते हैं, छोटा सा दिया हुआ है, ये अफ्रीका पूरे उसका नेसार झील। नेसार कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। अब एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर ये है लाल सागर और ये है यहाँ पर जो दिया हुआ ये है भूमध्य सागर। इनको यहाँ से बीच में से जोड़ती है स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1869, यानी जब गांधी जी पैदा हुए थे उसी समय स्वेज नहर का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे, उसी समय यहाँ पर स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। चलिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? इनको भी देख लेते हैं। चलिए, दिल्ली चलो या जय हिंद, ये दोनों के दोनों जो है किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है ऑफिशियल रूप से जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि किसी की गोली से नहीं मरेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे, और इन्होंने खुद को गोली मार ली थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। चलिए, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। चलिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय गोलमेज और भारत छोड़ो आंदोलन, ये चार आंदोलन गांधी जी के बहुत ही फेमस आंदोलन है। या चार जो ये दिए हुए हैं आपके सामने पॉइंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से संबंधित है। अब देखिए, इनको मिलान करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन मैंने बता ही दिया आपको 1942 में। असहयोग आंदोलन कब होता है? असहयोग आंदोलन 1920 में करते हैं गांधी जी। 1930 में क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 31 में क्या होता है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें गांधी जी जो है भाग लेते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। दोबारा देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, असहयोग 1920 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, और गोलमेज यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं 1931 में होता है, ठीक है। आगे चलिए, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की वीडियो भी पड़ी हुई है, उन्हें देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। बाकी और देखते हैं उड़ीसा और इनसे संबंधित कुछ नृत्यों को। उड़ीसा का नृत्य है ओडिसी। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक से संबंधित नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो केरल का है, और तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। ये यक्षगान, इसमें शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। बाकी ये नृत्य संबंधित किससे हैं? इन राज्यों से संबंधित हैं, मैंने आपको बता दिया। ओडिसी उड़ीसा से, केरल से जो है मोहिनीअट्टम, कर्नाटक से जो है यक्षगान, तमिलनाडु भरतनाट्यम, उड़ीसा से ओडिसी। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किसने मनाया था? यानी कैबिनेट मिशन के विरोध में मनाया था, और ये मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था 1946 को। चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, चोरा चोरी की घटना कब हुई? तो याद करने का तरीका, ये ऑप्शन दिए हुए थे जिस एग्जाम में ये पूछा हुआ है। तो ये होती है 5 फरवरी 1922 को। याद करने का तरीका क्या है कि 22 साल के जो है 5 लड़के फरवरी को बना लेंगे, फुर हो गए, यानी 5 लड़के फुर हो जाते हैं चोरी करके। तो याद करने का तरीका क्या है? 22 साल के 5 लड़के चोरी करके फुर हो गए। चोरा चोरी कांड, 22 साल के 5 लड़के चोरी करके फुर हो गए। तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना होती है, ठीक है।
तो चलिए फ्रेंड्स, बाकी क्वेश्चंस को हम अगले सीरीज़ में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही बढ़िया वीडियो इस चैनल पर मिलते हैं आपको जीके और जीके प्रैक्टिस से संबंधित। थैंक यू।